21 मार्च 2014 की ये बात है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम को एक सूचना मिलती है कि गुरुग्राम से आया नगर नई दिल्ली के लिए एक गाड़ी जा रही है। उसका सर्च करना है, उसका चेकिंग करना है, उस गाड़ी में कुछ हो सकता है। और जैसे ही क्राइम ब्रांच को सूचना मिलती है, उस रास्ते पर जाकर खड़ी हो जाती है टीम और वहां से गुजरने वाले हर वाहन को चेक कर रहे थे, तलाश कर रहे थे। इसी बीच में एक होंडा सिटी कार आती है। वो कार जैसे तेज रफ्तार से थी, पुलिस वालों ने उसे रोकने की कोशिश की तो वो भगाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस वालों ने आखिरकार उसको रोक ही लिया। जब जैसे ही रोकते हैं तो होंडा सिटी कार का जो ड्राइवर होता है उससे गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आने के बाद वो कहता है कि तुम्हें पता नहीं है ये किसकी गाड़ी है। तभी सब इंस्पेक्टर कहता है कि हमें नहीं पता किसकी गाड़ी है, आप बता दो ये किसकी गाड़ी है। वो कहता है कि डीआईजी इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए काम करते हैं, आप उनकी गाड़ी रोकने की कैसे हिम्मत कर सकते हैं। पूछते हैं कि नाम क्या है इनका। वो कहते हैं कि अजय कुमार आईपीएस इनका नाम है। और जैसे ही अजय कुमार यादव का नाम लिया जाता है वो कहते हैं ठीक है, वो अपना कार्ड दिखा सके यहाँ से जा सकते हैं। सब इंस्पेक्टर इतनी बड़ी बात अगर किसी आईपीएस ऑफिसर के लिए, डीआईजी के लिए बोल दे तो ये वाकई बड़ी बात हो जाती है। इतनी बात सुनने के बाद डीआईजी साहब को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। गुस्से में अपनी खिड़की खोलते हैं। खिड़की खोलने के बाद गाड़ी से जैसे बाहर आ रहे थे उस सब इंस्पेक्टर की तरफ जैसे आगे बढ़ते हैं, सब इंस्पेक्टर को गुस्सा आता है। एक थप्पड़ वो जोर का घुमाकर उस डीआईजी को मार देता है। और यहीं से इस कहानी का आगाज होता है। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी इसी आईपीएस ऑफिसर की है, जिसकी कहानी जब लोगों के सामने पहुंचती है तो लोग इस कहानी को सुनकर बड़े हैरान हो जाते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के कानपुर की। यहीं की एक कॉलोनी है, गीता कॉलोनी। एक बहुत ही सभ्य परिवार, पढ़ा लिखा परिवार। इस परिवार में एक बेटी जिसका नाम अनुष्का शर्मा होता है। जब वो 22 साल की होती है तो उसकी धूमधाम से शादी की जाती है। शादी के बाद अपने ससुराल में वो ठीक ठाक तरीके से रह ही रही थी कि कुछ ही साल जैसे गुजरते हैं, ससुराल वालों की दहेज को लेकर मांग बढ़ जाती है। जैसी मांग बढ़ जाती है, घर में कलेश होना शुरू हो जाता है और इसी बात को लेकर कभी न कभी घर में झगड़ा फसाद होता चला जाता है। इसी बीच में इस अनुष्का शर्मा को एक बेटी भी पैदा हो जाती है। और जैसे ही बेटी पैदा होती है तो और ज्यादा दिक्कतें उसके लिए बढ़ जाती हैं। वो गुस्से में अपने मायके आती है अनुष्का शर्मा और आने के बाद कहती है कि मुझे अपने ससुराल में नहीं रहना है, ससुराल वाले मुझे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। बाप कहता है कि बेटा, बेटी की जगह मायके में नहीं बल्कि ससुराल में ही होती है, इसलिए तुम वहां चले जाओ। बाप की मानकर वो लड़की चली जाती है अपने ससुराल, लेकिन ससुराल में ज्यादा दिन टिक नहीं पाती और फिर हो जाता है तलाक। साल 1994 में तलाक हो जाता है। वो अपनी बेटी को लेकर अनुष्का सीधा अपने मायके आती है, लेकिन मायके वालों का जो रुख देखती है तो मायके वाले उसको लेकर ज्यादा खुश नहीं होते हैं। लड़की बेहद पढ़ी लिखी होती है, इसलिए अनुष्का शर्मा ने सोचा कि वो अपने पैरों पर, अपने दम पर खड़े होकर दिखाएगी। तभी उसने एक बिजनेस शुरू किया। बिजनेस ने रात दिन इतनी मेहनत की, तरक्की की, उसमें लाखों करोड़ों रुपए कमाना शुरू कर दिए। बेटी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और जैसे बेटी बड़ी हो रही थी, उसकी प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद उस बेटी को मुंबई भेजा गया ताकि वहां से मनपसंद कॉलेज में, जो कि मुंबई का सबसे मशहूर कॉलेज होता है, वहां से एमबीए की पढ़ाई पूरी करनी शुरू कर देती है। माँ घर में अकेली रह जाती है। बहुत बड़ा बिजनेस, बहुत सारे पैसे, अब करे तो क्या करे। तभी उसके मन में आता है कि एक जीवन साथी की तलाश की जाए तो कैसा रहेगा। तभी उसने मैट्रिमोनियल साइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया और वो जब खाली वक्त मिलता था तब अपने लैपटॉप के माध्यम से ये देखना शुरू कर दिया करती थी कि आखिरकार कोई ऐसा जीवन साथी मिले जिससे क्या उसकी बात बन सके। तभी उसके पास एक मेल आता है और मेल किसी और का नहीं बल्कि एक आईपीएस ऑफिसर राजीव यादव का होता है। आईपीएस ऑफिसर राजीव यादव अपने बारे में लिखते हैं कि वो मिजोरम में डीआईजी के पद पर काम कर रहे हैं और उनकी उम्र 28 साल के आसपास हो चुकी है। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? महिला की उम्र 47 साल हो जाती है साल 2013 में और उस ऑफिसर की जो उम्र थी वो 58 साल के आसपास थी। ऑफिसर अपने बारे में बताता है। वो कहता है कि मेरे माँ बाप तो मर चुके हैं। एक भाई जो कि जम्मू एंड कश्मीर में भारतीय सेना में ब्रिगेडियर हुआ करता था, लेकिन एक बम ब्लास्ट में उसकी मौत हो जाती है, वो मारा जाता है। अब उसके परिवार में कोई नहीं है, उसको ये अकेलापन बहुत खाता है। मैं शादी करना चाहता हूं। मैंने आपका प्रोफाइल देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। दरअसल महिला का प्रोफाइल भी बहुत अच्छा होता है। उसमें भी साफ साफ लिखा होता है कि उनकी एक बेटी है जो कि मुंबई से एमबीए कर रही है। बिजनेस उनका अच्छा खासा, रेडीमेड गारमेंट्स का ठीक ठाक सब कुछ है, लेकिन जीवन साथी की जरूरत है। दोनों आपस में एक दूसरे का मोबाइल नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। बातचीत कुछ इस कदर होती है कि अपना अपना काम छोड़कर जब देखो तब बातचीत ही क्या करते थे। और तब इन दोनों ने फैसला लिया कि अब हम बहुत जल्दी शादी कर लेते हैं। शादी करने से पहले कुछ शर्त रखी गई। शर्त ये थी कि क्योंकि दोनों की उम्र अच्छी खासी हो चुकी थी, महिला की उम्र 47 साल, आदमी यानी कि आईपीएस ऑफिसर की उम्र थी 58 साल के आसपास, कोई शोर शराबा नहीं, कोई बहुत ज्यादा मेहमान नहीं, बहुत ज्यादा तामझाम नहीं, इसलिए वो सादगी के साथ ही शादी करना चाहते थे। और इसके लिए तारीख तय होती है 13 दिसंबर साल 2013। जब ये सब कुछ तैयारी पर हो चुका था, उन्होंने कहा कि छुट्टी मैं लेके आ रहा हूं और जल्दी हम लोगों की मुलाकात होंगी। एक दूसरे से मिलने के लिए वो इतना ज्यादा बेताब हो जाते हैं और क्योंकि शादी इनकी नजदीक आ रही थी, काफी दिन से बातचीत चल रही थी। लेकिन एक दिन ये 10
दिसंबर को ही फोन करता है, फोन करके कहता है कि अनुष्का मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तभी अनुष्का पूछती है कि क्या हुआ। वो कहता है कि जो मेरा पर्स है ना, वो पर्स गिर गया है और पर्स गिरने की वजह से ही मेरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, एटीएम है, ये सब के सब निकल गए हैं। मैं बड़ा परेशान हूँ। 13 तारीख को हमारी शादी है और 10 दिसंबर को मेरे डॉक्यूमेंट्स गिर गए हैं। तभी वो कहती है कि परेशान क्यों होते हो, सबसे पहले तो आप बैंक जाओ और अपने जितने भी अकाउंट हैं उनको फ्रीज कर दो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे एटीएम का गलत फायदा उठाया जाए। बस इतना कहना था। वो सीधा बैंक जाता है। बैंक जाने के बाद अपने अकाउंट को फ्रीज करा देता है ताकि उसका पैसे का लेन देन ना हो सके, और नए कार्ड के लिए उसने अप्लाई कर दिया था। अगले ही दिन यानी कि 11 दिसंबर 2013 को पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो जाती है और मुठभेड़ में इस आईपीएस ऑफिसर की टांग में गोली लग जाती है। साथ ही गोली लगने के साथ ही जो कूला होता है वो टूट जाता है और वो फोन करके अनुष्का शर्मा से कहता है कि अनुष्का आज बहुत ही बैड न्यूज़ है, बहुत ही बुरी खबर है। मैं मिजोरम के एक हॉस्पिटल में एडमिट हूँ और मेरा टांग में गोली लगी है, साथ ही मेरा कूला टूट चुका है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं कब तक खड़ा हो पाऊंगा अपने पैरों पर। इस बात को सुनने के बाद अनुष्का की आंखों में आंसू हो जाते हैं। वो कहती है कि एक जिंदगी में अच्छा सपना देखा था, साथ रहने की कितनी सारी उम्मीदें थी, सब पे पानी फिर चुका है। तभी बातचीत करते करते वो बताता है कि मेरे सारे अकाउंट फ्रीज हैं, अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आगे करूँ तो क्या करूँ, कैसे करूँ। वो कहती है कि परेशान मत हो, किसी का भी मुझे नंबर दो, मैं उस नंबर में, उस अकाउंट में मैं कुछ पैसे डाल देती हूँ और वहाँ से अपना इलाज कराना शुरू करो। इलाज किसी अच्छे हॉस्पिटल में कराना, किसी सरकारी हॉस्पिटल के चक्कर मत पड़ना, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में शायद उस लेवल पर इलाज मिलेगा नहीं। जब ये बात आती है, डीआईजी साहब एक नंबर देते हैं और उस नंबर पर लगभग 75,000 रुपये रकम सेंड कर दी जाती है, भेज दी जाती है और जो पैसे मिलते हैं इलाज शुरू हो जाता है। क्योंकि ये सीरियस हालत थी इसलिए फिर से डिमांड की जाती है। 19 दिसंबर को 4 लाख रुपए की और डिमांड की जाती है कि अनुष्का अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो कुछ पैसे डाल दो। वो कहती है कि बार बार पैसे मांगने से अच्छा है कि तुम एक बार ही रख लो। 4 लाख रुपए उसके अकाउंट में फिर से डाल दिए जाते हैं और डॉक्टर जवाब दे देते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें हम हायर मेडिकल सेंटर यानी कि चेन्नई रेफर कर रहे हैं, वहां जाकर तुम्हारा इलाज चलेगा। अब डीआईजी साहब का इलाज शुरू हो जाता है चेन्नई के हॉस्पिटल में, क्योंकि चेन्नई के हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था तो वहां रकम की ज्यादा जरूरत थी और जब जहां ज्यादा जरूरत थी तो 5 लाख रुपए और डाल दिए जाते हैं। चेन्नई से फिर हैदराबाद शिफ्ट कर दिया जाता है और हैदराबाद शिफ्ट होते होते वक्त आगे बढ़ता चला जाता है, यानी कि 12 दिसंबर से कहानी शुरू होकर 7 फरवरी तक पहुंच जाती है। अगला साल इनके साल 2014 भी आ जाता है और तब तक वो महिला धीरे धीरे करके अकाउंट में 24 लाख रुपए डाल देती है, अलग अलग अकाउंट में। जब 24 लाख रुपए डाल देती है और तभी ये अनुष्का शर्मा एक प्लान करती है कि क्यों ना कानपुर से वो सीधा हैदराबाद जाए और अपने उस प्रेमी को देख कर आए कि उसकी हालत कैसी है। वो अपोलो हॉस्पिटल हैदराबाद जाती है। वहां जाने के बाद रिसेप्शन में पूछते हैं कि यहाँ पर आईपीएस ऑफिसर अजय कुमार यादव जी भी एडमिट हैं क्या। जब ये पता किया जाता है तो पता चलता है कि इस नाम का कोई व्यक्ति वहां पर एडमिट ही नहीं है। तब इस महिला को बड़ा आश्चर्य होता है, वो परेशान हो जाती है। बिजनेसमैन महिला जब ये बात सुनती है उसको दुख होता है। वो वापस आने के बाद फिर कांटेक्ट करने की लगातार कोशिश कर रही थी, फोन नंबर भी बंद था। अब डीआईजी साहब कहाँ चले गए कुछ पता ही नहीं। तभी वो कहते हैं कि मेरी वहां से छुट्टी हो गई थी और मैं एक नए नाम से वहां रह रहा था, इसलिए शायद तुम मुझे ढूंढ नहीं पाई, मैं उस वक्त वहीं पर था। यानी कि 26 फरवरी को एक बार फिर से फोन आता है और कहता है कि मेरी इस वक्त मसूरी में जहां आईएएस ऑफिसरों को ट्रेनिंग दी जाती है, मैं वहीं पर ट्रेनिंग ले रहा हूं, वहीं पर उनके साथ हूं। ट्रेनिंग ले नहीं रहा बल्कि ट्रेनिंग दे रहा हूं, उन्हें बच्चों को पढ़ाता हूं। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। तब उस महिला को लगा कि हाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए उसने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि मेरे पास अब पैसे नहीं है और उस महिला ने जब ये पैसे की देने से मना किया तो नंबर स्विच ऑफ हो जाता है, उसके बाद नंबर खुलता ही नहीं है। तब इस महिला को थोड़ा शक होता है कि जो उसके अभी तक जो 24 लाख रुपए डाले हैं वो पैसे कहीं ऐसे तो नहीं है किसी गलत तरीके से फ्रॉड उसके साथ हो गया हो। वो पुलिस में जाती है। पुलिस में जाने के बाद ये पता करती है कि आखिरकार ये कौन है, किसके नाम से ये अकाउंट है, किसके नंबर पर ये बात कर रही है। तो एक अजय यादव नाम के एक व्यक्ति से बात कर रही थी जो कि कैलाश, एक जगह कैलाशपुरी, ग्रेटर कैलाश जो कि नई दिल्ली के अंदर है, उसके पार्ट 2 में वो रहता है। तो तब इस महिला ने जब इसकी जांच पड़ताल शुरू करती है, एक और नंबर के बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है अमित चौहान का वो नंबर है जो ग्रेटर नोएडा में रहता है। महिला अब सीधा यहाँ से कानपुर से दिल्ली की तरफ रुख करती है और दिल्ली की तरफ रुख करने के बाद दिल्ली क्राइम ब्रांच में जाती है। वहां जाने के बाद एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली क्राइम ब्रांच से संपर्क करती है, उनसे पूरी कहानी बताती है कि उसके साथ शुरू से लेकर आखिर तक आखिरकार क्या क्या हुआ था। रविंद्र कुमार जो इसमें ऑफिसर होते हैं इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। रविंद्र कुमार डीसीपी भीषण सिंह से कहते हैं और 7 मार्च को इस महिला की इस तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। मुकदमा दर्ज करने के बाद इसमें राजीव यादव, अजय यादव, अमित चौहान, इन 3 नाम से एफआईआर दर्ज की जाती है और एसीपी होशियार सिंह के नेतृत्व में एक टीम गठित की जाती है। टीम में होते हैं सब इंस्पेक्टर विनय कुमार त्यागी, अतुल त्यागी, साथ ही हेड कांस्टेबल संजीव कुमार, जुगनू त्यागी, नरेश पाल, राजकुमार, उपेंद्र, कांस्टेबल राजीव सहरावत। अब ये टीम जांच पड़ताल में जुट जाती है। पुलिस को सूचना मिलती है कि 21 मार्च को एक व्यक्ति है जो कि गुरुग्राम से लेके आया नगर दिल्ली, नई दिल्ली के लिए निकला है और उसकी जो गाड़ी का नंबर है वो नंबर उसका DL
4CAH9066। ये होंडा सिटी कार है और जैसी वो होंडा सिटी कार आती है उसको रोका जाता है। रोकने के बाद ड्राइवर से कहासुनी होती है। कहासुनी के बाद जो डीआईजी साहब होते हैं वो अपने ना तो एड्रेस बता पाते हैं, ना ही से बात कर पाते हैं, ना ही वो अपना आई कार्ड दिखा पाते हैं। और तभी सब इंस्पेक्टर को गुस्सा आता है। सब इंस्पेक्टर जोर का एक थप्पड़ मारते हैं और उसको फिर क्राइम ब्रांच के ऑफिस में लेके आते हैं। तो यहाँ से एक और कहानी शुरू होती है। इस कहानी को सुनेंगे तो शायद आपको और भी ताज्जुब होगा। दरअसल जो ये अजय कुमार यादव होता है वो कोई और नहीं बल्कि एक आईएएस ऑफिसर का बेटा होता है, जो कि एमसीडी दिल्ली में कमिश्नर रहा होता है, उसका बेटा। ये अब इसकी वजह से पूछा जाता है कि तुम अपनी ये कहानी सुनाओ कि कैसे आखिरकार तुम इस फ्रॉडगर्दी के चक्कर में पड़े। तब वो बताता है कि उसके पापा चाहते थे कि वो यूपीएससी की तैयारी करके आईएएस ऑफिसर बने, लेकिन उसका पढ़ने में मन नहीं लगता था। पापा की जान पहचान बहुत अच्छी थी, इसलिए उन्होंने फल एवं सब्जी मंडी आजादपुर में उसकी नौकरी लगवा दी परिवर्तन अधिकारी के रूप में। महज 5 या 6 साल वहाँ काम किया, लेकिन आईएएस अधिकारी का बेटा था इसलिए उसे पैसे खर्च करने की बहुत बुरी आदत थी। घर में जो पैसे होते थे वो भी खर्च करता था, किसी से ले लिया करता था, उधार ले लिया करता था। लगातार पैसे जब खर्च कर रहा है तो इनकम उतनी थी नहीं, खर्चे उसके ज़्यादा हो जाते हैं। उसने सोचा कि ये नौकरी नहीं करनी है, इसलिए 5-6 साल के बाद ही परिवर्तन अधिकारी फल एवं सब्जी मंडी आज़ादपुर से वो आज़ादी ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद अपना बिजनेस शुरू करता है और बिजनेस शुरू करता है तो उस बिजनेस में भी उससे कामयाबी नहीं मिलती है। तभी वो केंद्रीय मंत्री जो कृषि मंत्री होते हैं तो उनके वो पीए बन जाता है और पीए बनने के बाद जो बातचीत करता था तो यहाँ से उसने अधिकारियों से बातचीत करने की शैली को उसने सीखा कि आखिरकार अधिकारियों से कैसे बातचीत की जाती है, क्योंकि उसके घर में भी उसके पिताजी आईएएस ऑफिसर थे। वहां से उसको कुछ माहौल मिला, कुछ केंद्रीय मंत्री के साथ रहकर भी कुछ उसको माहौल मिला और यहां से कुछ आगे बढ़ता है। उसके बाद फिर साल 1981 में राजस्थान के तत्कालीन गृह मंत्री की बेटी से उसकी शादी हो जाती है, क्योंकि पापा उसके आईएएस ऑफिसर जो थे जिंदगी ठीक चलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन चल नहीं पा रही थी। इसके बाद साल 1990 में उसने देहरादून में अपना एक होटल खोला और होटल खोलने के बाद वहां भी उसको नुकसान ही हुआ। साल 2008-2009 तक वो पूरी तरह से कंगाल हो चुका था। बाप उसका मर चुका था, माँ भी शायद उसकी मर चुकी थी। परिवार में उसके लोग ज़्यादा थे नहीं, इसलिए उसने सोचा कि अब कुछ ना कुछ नया किया जाए और नया करने के लिए उसने मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन किया। वहाँ खुद को उसने आईपीएस ऑफिसर बताया और उसकी तलाश होती थी तलाकशुदा औरतें या फिर विधवा औरतें। ऐसी अमीर घरों की औरतों को वो टारगेट किया करता था और इसी टारगेट में अनुष्का शर्मा का भी नंबर आता है और अनुष्का शर्मा से वो थोड़े बहुत नहीं 24 लाख रुपए की रकम जब ऐंठ लेता है, उन्हें जब कब्जे में ले लेता है, उसे नहीं पता था कि अनुष्का शर्मा पुलिस के पास जाएंगे और पुलिस के पास जाने के बाद वो उसकी पोल पट्टी खोल के रख देंगी। और जब ये बात अखबारों के माध्यम से पब्लिक को पता चलती है तो ये पता चलता है कि एक आईएएस ऑफिसर का बेटा इस तरह से महिलाओं को ठग रहा है, महिलाओं को छल रहा है। ये दोस्तों इस कहानी से सिंपल सा ये तात्पर्य भी निकलता है कि घर में अगर आपके पास पैसा है तो उसका सही से इस्तेमाल किया जाए। जिस तरह से अजय कुमार यादव लगातार पैसे को खर्च कर रहा था, पैसे को पैसा नहीं समझ रहा था, इसलिए उसकी आदतें बिगड़ती चली गई। उसके पिता ने उसका खूब साथ देने की कोशिश की, उसकी एक अच्छी नौकरी भी लगवाई, लेकिन नौकरी पे ज़्यादा दिन टिक नहीं पाया और उसकी बर्बादी के दिन तभी से शुरू हो चुके थे। खैर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया और जेल भेजने के बाद जो भी महिला वो आती थी तारीख पर, उस महिला की मुसीबतें फिर भी कम नहीं हुई थी। और दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य भी किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आज पटियाला के रहने वाले हैं सतवंत सिंह, साथ ही हल्द्वानी के रहने वाले मोहम्मद आरिश हैं और राजस्थान के रहने वाले हैं तौसीफ। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की थी, जिसमें मंटू हैं और महबूब आलम जो किशनगंज के रहने वाले हैं, दोस्त हैं आपस में। नोमान अंसारी हैं, अंजुम खान, विशाल कुमार, अतीश कुमार, शकुंतला, उर्मिला शर्मा, कमल गौतम, जुनैद थॉमस, बीना देवी, प्रेमा, मोहम्मद फ़हीम सैफी, नवजोत सिंह, कंचन सिंह, बरकत अली, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।